हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक समान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का 4th वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हमें क्या देखना है? इस वीडियो में देखना है कि कोई अचालक ठोस गोला है, ठीक है। उस अचालक ठोस गोले के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यही हमें निकालना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग गोला के बारे में जानते हैं कि गोला होता क्या है, ठीक है। गोला स्फीयर, गोला मुख्य रूप से आपका 2 प्रकार का होता है। गोला मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? एक होता है खोखला गोला, दूसरा होता है आपका ठोस गोला, ठीक है, हॉलो स्फीयर। खोखले गोले को बोलते हैं हॉलो स्फीयर, ठोस गोले को बोलते हैं सॉलिड स्फीयर, ठीक है। गोला कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, खोखला गोला, ठोस गोला। खोखला गोला मतलब जो अंदर से खोखला हो, जैसे फुटबॉल, ठीक है। ठोस गोला मतलब जो आपका अंदर से पूरा भरा हो, ठोस हो। अब देखिए, जो खोखला गोला होता है, खोखला गोला भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है चालक खोखला गोला, दूसरा आपका होता है अचालक खोखला गोला। चालक अचालक के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। चालक मतलब जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, अचालक जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित न किया जा सके। उसी प्रकार से जो ठोस गोला होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है चालक ठोस गोला, दूसरा जो होता है वह होता है अचालक ठोस गोला, ठीक है। इस प्रकार से जो गोला होता है वह टोटल 4 प्रकार के हो गए। एक चालक खोखला गोला, अचालक खोखला गोला, चालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला, ठीक है। गोला मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अब देखिए इन तीनों गोला की प्रॉपर्टी, इसका, इसका और इसका, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक होती है। प्रॉपर्टी एक होती है, इसका मतलब कि जब इनको आवेश दिया जाता है तो आवेश इनके सतह पर आ जाता है, ठीक है। इन दोनों की तो बात एकदम सरल है। खोखला है, जब खोखला है अंदर कुछ है ये नहीं है, तो जब आवेश देंगे तो कहाँ पे आ जाएगा? सतह पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन चालक ठोस गोले में भी जब आवेश दिया जाता है तो आवेश कहाँ पे आ जाता है? सतह पर आ जाता है। तो इन तीनों गोलों की प्रॉपर्टी जो होती है वह एक होती है, यानी कि जब चार्ज दिया जाता है तो चार्ज इनके सतह पर आ जाता है, ठीक है। तो इनके कारण, इन तीनों के कारण, इस वाले और इस वाले के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके पहले हमने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इन तीनों के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये वीडियो पहले ही है, तो आप उसे देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि इसके कारण, अचालक ठोस गोले के कारण, अचालक ठोस गोले के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी का मान निकालना है। देखिए इसमें भी आपका 2 कंडीशन बनता है। अचालक ठोस गोले में भी आपका 2 कंडीशन बनता है। जब गोला एक समान रूप से आवेशित हो, एक समान रूप से आवेशित हो का मतलब क्या है कि आवेश सब जगह क्या हो? समान हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि आवेश एक समान रूप से आवेशित न हो, असमान हो, मतलब आवेश कहीं पे ज्यादा हो, कहीं पे कम हो। तो अचालक वाले में भी 2 कंडीशन, एक समान रूप से आवेशित और असमान रूप से आवेशित। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है हमें केवल इसके बारे में पढ़ना है, मतलब एक समान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वह होने वाला है एक समान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिए, एक समान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, आपने अगर पहला वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पे आप लोग जानते होंगे कि गोले के 3 बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है। ठीक है, गोले के 3 बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है, एक गोले के बाहर, एक गोले के पृष्ठ पर और दूसरा गोले के अंदर। ठीक है, हेडिंग आपने लिख लिया होगा, तो चलिए रफ कर देते हैं। देखिए, गोले के 3 कंडीशन पर हमें क्या करना होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है। पहला कंडीशन कहाँ है, गोले के बाहर। ठीक है, पहला हेडिंग क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर, यानी कि गोले के बाहर किसी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा वही हमें निकालना है। एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए, कोई गोला है और जो गोला है वह कैसा है, अचालक ठोस है, और उस पर जो आवेश है वह कैसे हैं, एक समान रूप से आवेशित है। मान लेते हैं आपका ये कोई गोला है और इस गोले के अंदर जो आवेश है वह एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, जो आवेश है वह कैसे आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, मान लेते हैं यह जो गोला है, इस गोले का केंद्र यहाँ पे है और इस गोले की जो त्रिज्या है वह क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, हमें कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, बाह्य बिंदु पर, मतलब इस गोले के बाहर किसी बिंदु पर। तो हमने मान लिया कि यहां पर एक बिंदु है P, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला जाता है वहां पे हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि गॉसियन पृष्ठ एक बंद स्वैच्छ पृष्ठ होता है जिसमें वैद्युत फ्लक्स की गणना की जाती है और इसको उस बिंदु से गुजरना होता है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है। यानी जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है उस बिंदु पर हम लोग एक बंद स्वैच्छ पृष्ठ बनाते हैं, उस बंद स्वैच्छ पृष्ठ को कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ। तो हमें कहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है। तो इस बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। अब देखिए, गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनाना है जो इसके चारों ओर क्या हो, सिमेट्री हो। तो सोचने समझने पर हमें पता चलता है कि इसके चारों ओर सिमेट्री एक गोला ही हो सकता है। तो हम लोग क्या किएंगे, इस बिंदु से जाता हुआ एक गोला बनाएंगे जो इसके चारों ओर सिमेट्री हो। सकेंद्रीय गोला बनाएंगे, जितना जो केंद्र इसका है वही इस गोले का भी क्या होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, गोला। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग गॉसियन पृष्ठ बना दिया। यहाँ पे बिंदु P इधर साइड में लिख सकते हैं, ये आपका बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये आपका बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये जो बिंदु P है वह इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, कितनी दूरी पर है, स्मॉल r, यानी जो आपने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, काल्पनिक गोला खींचा है, उसकी जो त्रिज्या है वह कितना है, स्मॉल r है, और जो गोला दिया हुआ है उस गोले की जो त्रिज्या है वह कितना है, कैपिटल R है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को फिगर बनाना है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से कैसे वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है उस पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाया जाता है। हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स 2 तरीकों से निकालते हैं। कैसे कैसे, एक बार गॉस के प्रमेय से निकालेंगे, फिर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। दोनों की आपस में तुलना करेंगे, आपको मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मान।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, काल्पनिक गोले का वैद्युत फ्लक्स निकालना है गॉस के प्रमेय से। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। ठीक है, काल्पनिक गोले, काल्पनिक गोले मतलब जो हम गॉसियन पृष्ठ लिए हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, काल्पनिक गोले का वैद्युत फ्लक्स, काल्पनिक गोले का वैद्युत फ्लक्स। तो काल्पनिक गोले का वैद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाता है गॉस प्रमेय से? गॉस का प्रमेय कहता है कि फाई ई का जो मान होगा वह क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा। क्यू क्या है? यह जो गॉसियन पृष्ठ है इसके अंदर कितना आवेश उपस्थित है उसकी मात्रा। इससे हम समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। ये समीकरण नंबर 1 क्या है? गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, किसके द्वारा? गॉस के नियम के द्वारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से काल्पनिक गोले का वैद्युत फ्लक्स, काल्पनिक गोले का वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है क्या? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु पर हमें एक स्मॉल क्षेत्रफल ले लेते हैं डी ए। इस डी ए क्षेत्रफल का वेक्टर किस दिशा में होगा? देखिए इसका जो एरिया वेक्टर होगा वह इस दिशा में होगा कि नहीं? आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर जो होता है, क्षेत्रफल सदिश जो होता है वह सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या है? इस पर लंबवत है। और जब बात गोले की होती है तो जो गोले पर परपेंडिकुलर होता है वह सेंटर से होकर के जाता है। ठीक है, तो यहां पे इस पर परपेंडिकुलर देखिए सेंटर से होकर के जाएगा। 3D फिगर है, क्लोज फिगर है, तो कौन सा परपेंडिकुलर लेते हैं? बाहर वाला। तो इसकी जो दिशा क्या हो जाएगी? बाहर वाला, यानी डीए इस दिशा में होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में, पॉजिटिव आवेश है तो धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह बाहर की दिशा, तो बाहर की दिशा। अब देखिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह हमेशा त्रिज्यतः लिया जाता है, रेडियली लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो त्रिज्या होगा उसी दिशा में लिया जाएगा, बाहर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो त्रिज्या इधर है, ये देखिए, और बाहर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह भी क्या होगी? एक ही दिशा। यानी वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों की दिशा एक ही है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहां पे अब हम लोग देखते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। देखिए फाई ई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तोड़ेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान यहाँ कितना है? 0 अंश है। ठीक है, तो कॉस 0 अंश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहेंगे फाई ई बराबर कॉस 0 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इधर देखते हैं। इधर देखिए ई क्या है आपका? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? आवेश एक समान रूप से आवेशित है। जब एक समान रूप से आवेशित है तो ई का जो मान आएगा वह क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो ई यहाँ पे कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो ई को क्या कर लेंगे? बाहर ले लेंगे। अतः जो फाई ई का मान आएगा वह ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, डी ए क्या है? स्मॉल एकदम क्षेत्रफल है। समाकलन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल किसका आएगा? गॉसियन पृष्ठ का। तो गोले का क्षेत्रफल होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो
तो ये त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर है, तो त्रिज्या कितना लेंगे, स्मॉल आर। तो इसका क्षेत्रफल करेंगे तो आए कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अतः जो फाई ई का मान आएगा वह ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 क्या है, गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। समीकरण नंबर 2 क्या है, गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। दोनों गॉसियन पृष्ठ के ही वैद्युत फ्लक्स हैं। जब दोनों एक ही बंद पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स हैं तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये वाला इस वाले की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हमें मान किसका निकालना है, E का। तो 4 पाई आर स्क्वायर इधर गुणे में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर से लिखते हैं तो E बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो Q के बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको देखिए हम लोग कैसे लिख रहे हैं, E बराबर हम लोग लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई यहाँ से, फिर एप्सिलॉन नॉट यहाँ से, उसके बाद Q ऊपर है, Q लिख दिया, बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका समीकरण आया है, ठीक है, ये वाला, ये जो समीकरण आया है ये आपका समीकरण नंबर 3। यह जो समीकरण है यह इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान है। तो एक समान रूप से आवेशित अचालक ठोस के कारण बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वह E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर होता है। अब देखिए अगर इसको हमें दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो अब हम लोग इसे कैसे लिखेंगे। सपोज करिए इसको हमें दूसरे फॉर्म में लिखना है, यानी हमें लिखना है रो के पदों में। ठीक है, रो के पदों में लिखना है। देखिए Q क्या है, Q यहाँ पे ये जो Q आपने लिखा है वह क्या है, Q इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है, या फिर आप कहिए यह जो गोला है इस गोले के अंदर उपस्थित आवेश है। देखिए आवेश कहाँ पे उपस्थित है, इसी गोले पर उपस्थित है। अगर हमें Q का मान पता हो तो हम लिख देते हैं। चले Q का मान पता करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा रो के बारे में। ये क्या है, रो। देखिए ये होता क्या है, यह होता है आवेश का आयतन घनत्व। रो क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। और इसका जो मान होता है, इस रो का जो मान होता है वह होता है एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश के बराबर। ठीक है, एकांक आयतन पर जो आवेश होता है उसका मान क्या होता है, रो। सपोज करते हैं 1 मीटर क्यूब पर जो आवेश है उसका मान कितना है, रो। रो क्या है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, यानी 1 मीटर क्यूब पर जो क्यू है उसे कहते हैं रो। 1 मीटर क्यूब पे आवेश कितना है, रो। तो 2 मीटर क्यूब पर आवेश कितना हो जाएगा, 2 रो। ठीक है, 3 मीटर क्यूब पर आवेश कितना हो जाएगा, 3 रो। ठीक है, अब 4 मीटर पे 4 रो, 5 मीटर पे 5 रो। इसी प्रकार से भी मीटर क्यूब पर जो आवेश होगा उसका मान कितना हो जाएगा, भी इंटू रो हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। 1 मीटर क्यूब पर आवेश 1 रो, 2 मीटर क्यूब पे आवेश 2 रो, 3 मीटर क्यूब पे 3 रो, तो भी मीटर क्यूब पर कितना हो जाएगा, भी रो हो जाएगा, भी रो। ये क्या है, भी मीटर क्यूब, यानी भी आयतन पर आवेश की मात्रा है। अब देखिए आप कह सकते हैं कि इसके पहले वाले में आपने क्षेत्रफल लिया था, ए लिया था, यहाँ पे भी क्यों ले रहे हैं, आयतन क्यों ले रहे हैं। तो इसके पहले वाले में जो आवेश था वह सब पृष्ठ पे था। जब आवेश पृष्ठ पर था तो हमने ए लिया था, लेकिन यहाँ पे जो आवेश है वो पूरा अंदर है। ठीक है, आवेश यहाँ पे क्या है, पूरा अंदर भरा हुआ है। जब अंदर भरा हुआ है तब क्या लेंगे, रो लेंगे। आयतन हो गया तो आयतन के लिए क्या लिया जाता है, रो। रो है क्या,
आवेश का आयतन घनत्व। तो यहां से हमें जो Q का मान मिला है, यानी कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वह कितना है, V इंटू रो। V क्या है, आयतन, इस वाले गोले का क्या है, आयतन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं Q का मान यहां पे आप रख लीजिए समीकरण नंबर किस में, 3 में। चलिए देखते हैं Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, Q का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए बहुत इजी है, सम में एक ही काम करना पड़ रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट इजी है तो इसको बहुत ही आसानी से आप अपने मन से लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे Q का मान रख दीजिए, E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान अभी भी कितना था, V इंटू रो था। ठीक है, V इंटू कैपिटल भी लिखिएगा आप, V इंटू रो बटे कितना है, R स्क्वायर है। ठीक है, चलिए आयतन का मान रख देते हैं। देखिए जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। R क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो जो आवेश है वह इस वाले में है, तो इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो यहाँ पे जो आयतन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, तो V क्या है, आयतन है, और गोले का आयतन का मान कितना है, 4/3 पाई R क्यूब। तो चलिए E बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई R क्यूब, सॉरी कैपिटल R लिखिएगा। ठीक है, बटे R स्क्वायर। ये देखिए 4 से कैंसल, पाई से कैंसल, क्या बचा है, यहाँ से आपका E बराबर हो जाएगा, देखिए क्या बचा है, यहाँ से अभी देखिए रो भी बचा है, यहाँ पे V का मान रखा है, रो बचा है ना। तो चलिए इस रो को पहले लिख देते हैं, रो बटे यहाँ पे क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर देखिए क्या बचा है, R क्यूब, ये वाला R क्यूब, और ये देखिए 3 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 3R स्क्वायर। ठीक है, तो जो E का मान आया है, यहाँ से देखिए जो E का मान आया है यह रो के पदों में आ गया है, इसे कर दीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे तुरंत नोट कर लीजिए। जो समीकरण नंबर 3 और 4 हैं, ठीक है, वह क्या बताता है, किसी बाह्य बिंदु पर अचालक ठोस गोले के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखिए जो समीकरण नंबर 4 है, जो एकदम लास्ट में आपने प्राप्त किया है, ये वाला जो समीकरण है ये आपका रो के पदों में है। रो है क्या, आवेश का आयतन घनत्व। इसका मान क्या होता है, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ये देखिए आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम लोग रफ करते हैं। अब इसमें हमें दूसरी हेडिंग पढ़ना है। ये हमने कहाँ पे मान निकाला है, ये मान हमने निकाला है बाह्य बिंदु पर। अब हमें कहाँ निकालना है, अब हमें निकालना है गोले के पृष्ठ पर। यानी कि देखिए इसका जो फिगर बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसी में आपका ये दूसरा हेडिंग होगा, गोले के पृष्ठ पर। यानी कि अब हमें निकालना है कि इसके पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। ये जो आपका अचालक ठोस गोला है, इस गोले के कारण पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। अच्छा आप देखिए, जब पृष्ठ पर रख देंगे, पृष्ठ पर जब हमें निकालना है तो इस स्थिति में स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर है कि नहीं है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों देखिए एक ही गोले की त्रिज्या है। स्मॉल r और कैपिटल R यहाँ पे क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही गोले की त्रिज्या है। तो इस स्थिति में आपका जो हो जाएगा, इस स्थिति में स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। ठीक है, अब देखिए जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया तो हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 में इनका मान रखेंगे, आपको मिल जाएगा पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से, यानी कि समीकरण 3 में स्मॉल r की जगह में क्या रखना है, कैपिटल R रखना है। ठीक है, तो चलिए समीकरण 3 से E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q।
बटे आर स्क्वायर, आर स्मॉल है, अब हमें रखना क्या है कैपिटल, क्योंकि गोले की त्रिज्या शुरुआत में हमने कैपिटल आर मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आपका जो आ जाएगा समीकरण नंबर 5, या क्या हो जाएगा, ये जब गोले के पृष्ठ पर आपका विद्युत क्षेत्र का मान होगा। अब इस वाले समीकरण से देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 से ई का मान कितना हो जाएगा, ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब बटे 3 स्मॉल आर स्क्वायर है। अब इसकी जगह में रखना क्या है कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा रो के बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई 3, ठीक है। यहाँ से आपका ये समीकरण नंबर 6 है, ठीक है। तो जो समीकरण 5 और समीकरण 6 है, यह अचालक ठोस गोले पर सरफेस पर विद्युत क्षेत्र का मान है। यानी अचालक ठोस गोला जो है वह एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वह या तो इतना होगा और या भी इतना, दोनों एक ही है। ये आपका रो के पदों में है, ये आवेश के पदों में है, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, काफी इजी है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा, हम लोग रफ करते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ पे, जब गोले के अंदर, ठीक है। यानी गोले के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। पहली बार हमने बाहर रखा, फिर सरफेस पर रखा, अब कहाँ पे रख रहे हैं, अब यहाँ पे न रख करके यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें कहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, यहाँ पे, ठीक है। ये वाली दूरी कितना है, स्मॉल आर है। आप जानते हैं जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है उस बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। कैसा गॉसियन पृष्ठ है, गोले, ठीक है, गोला है। थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से गोला आपका बन गया, अच्छा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र का मान होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले गॉस लॉ से विद्युत फ्लक्स, इस गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स गॉस लॉ से, फिर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, दोनों की तुलना करेंगे, आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब जो आपका इसमें तीसरा हेडिंग होगा वह क्या होगा, तीसरा हेडिंग लिखेंगे आंतरिक बिंदु पर, ठीक है, आंतरिक बिंदु पर। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो ये सब कुछ अपने मन से आप कर सकते हैं, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। एट इंटरनल पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर। चलिए देखते हैं आंतरिक बिंदु पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले इस गॉसियन पृष्ठ जो आपने बनाया है इसके अंदर उसका मान कैसे निकालेंगे, विद्युत गॉस के नियम से निकालेंगे। तो गॉस के नियम से, गॉस के नियम से काल्पनिक गोले का विद्युत फ्लक्स, काल्पनिक गोले का विद्युत फ्लक्स, ठीक है, काल्पनिक गोले का विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, ये जो आपने गॉसियन पृष्ठ लिया है इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। देखिए गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितने हैं ये आप हमें बताइए। बाप रे बाप रे, आप लोग जानते हैं इसका जो आपका आयतन घनत्व है क्या है, रो है। एक समान रूप से आवेशित है इसलिए सभी जगह जो आयतन घनत्व होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, इस गोले के अंदर उपस्थित आवेश, ठीक है। चलिए निकालते हैं।
कहेंगे कि काल्पनिक गोले के अंदर उपस्थित आवेश, काल्पनिक गोले के अंदर उपस्थित आवेश। देखिए अभी अभी इसके पहले जब हमने आवेश निकाला था गोले के अंदर, वह किस फार्मूले से निकाला था, Q बराबर रो इंटू भी। रो क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होता है, सॉरी एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे V आयतन में निकालना है। अब आयतन किसका लेंगे, इसका। क्यों इसका आयतन लेंगे, गॉसियन पृष्ठ का आयतन ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर हमें आवेश का मान निकालना है ना। हमें निकालना है कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो आयतन किसका लेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ का लेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ का आयतन कितना हो जाएगा, Q बराबर आपका हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। r स्मॉल वाला लेंगे क्योंकि गॉसियन पृष्ठ का जो त्रिज्या है वो कितना है, स्मॉल r है। इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, क्या हो जाएगा, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, Q का मान कितना है, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फाई का मान आ गया। अब इसे समीकरण नंबर कर देते हैं 2। ये तो जो वैद्युत फ्लक्स आया है इस गॉसियन पृष्ठ का, किसके द्वारा, गॉस के नियम के द्वारा। अब चलिए हम लोग देखते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इतनी बार आपने ये लिख चुका है कि आपको एकदम याद हो गया होगा। ठीक है, एकदम इजी है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से काल्पनिक गोले का वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, काल्पनिक गोले का वैद्युत फ्लक्स, काल्पनिक गोले का वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या लिख दिया यार, फ्लक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर होता क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो एरिया वेक्टर होगा वह बाहर की साइड होगा, इतना तो आप जानते हैं। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पर होना चाहिए, गोले पर है तो बाहर की ओर लेंगे, जो होता है परपेंडिकुलर वह सेंटर से होकर के जाता है, इतना आप सब समझ चुके होंगे। यहाँ पे ई का मान बाहर होगा, क्यों बाहर होगा, क्योंकि रेडियल लेते हैं, त्रिज्यता लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा बराबर बन रहा है वह कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब फाई ई बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई डी ए, इसको डॉट है तो जोड़ेंगे तो कॉस कितना, 0 अंश। ठीक है, इधर से लिखते हैं फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 0 अंश का मान 1, तो ई डॉट डी ए। देखिए ई आपका कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट, एक समान रूप से आवेशित है तो कांस्टेंट ई क्या हो जाएगा, बाहर। अब आप समझ चुके होंगे, हम लोग थोड़ा तेज चलते हैं। ठीक है, डी ए इसका क्षेत्रफल देखिए, समाकलन करेंगे, इस छोटे से क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। r त्रिज्या इसका लेंगे, क्यों इसका लेंगे, क्योंकि इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और ये आप समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना कर देते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखिए, यह भी आपका वैद्युत फ्लक्स है, यह भी वैद्युत फ्लक्स है, दोनों एक ही गोले के वैद्युत फ्लक्स है। जब सेम गोले के वैद्युत फ्लक्स है तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना सब आप लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले इसी लिख देते हैं। ठीक है, इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से अब लिखते हैं क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए 4 से कैंसल, पाई से कैंसल, r स्क्वायर और क्यूब से कैंसल, एक बचेगा आपका। ई का मान बचा कितना है, ई का मान देखिए क्या बचा है, रो बचा है एप्सिलॉन नॉट, रो के बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे r बचा है, ये 3 आपका ऊपर है, नीचे आ जाएगा r/3।
तो जो ई का मान आएगा वह ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई 3। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो जब आप अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तब जो मान आएगा वह रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई 3 होगा। अब देखिए, अगर इस समीकरण को हमें आवेश Q के पदों में लिखना हो तब हम लोग कैसे लिखेंगे, इतना आप लोग नोट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे तुरंत नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आवेश के पदों में लिख रहे हैं। अब आवेश देखिए, जब भी आपको एग्जाम में देगा तो इस पूरे गोले के अंदर उपस्थित आवेश का मान देगा। तो इस पूरे गोले के अंदर उपस्थित आवेश का मान कैसे निकाला जाएगा, इस पूरे गोले के अंदर जो उपस्थित आवेश का मान होगा वह कितना हो जाएगा, देखिए Q बराबर पूरे गोले के अंदर, आप जानते हैं कि आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर रो इंटू भी। अगर छोटे गोले में आवेश निकालना है तो छोटे गोले का आयतन लिखते हैं, बड़े गोले में आवेश का मान निकालना है तो बड़े गोले में आवेश का मान लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू भी। देखिए रो तो सभी जगह कांस्टेंट होगा, क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित है। जब एक समान रूप से आवेशित है तो सभी जगह आवेश का जो आयतन घनत्व होगा वह क्या होगा, समान होगा। अब बड़े वाले गोले में हमें आवेश निकालना है तो बड़े वाले गोले में आवेश कितना हो जाएगा, बड़े वाले का आयतन रखेंगे, बड़े वाले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R है। तो यहाँ से रो का मान निकालेंगे, रो का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q के बटे, ये देखिए पूरा इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग, तो 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इधर आप लोग नोट कर लीजिए, इधर नोट कर लीजिए, हम लोग रफ करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। ठीक है, इधर हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, रो का मान एक बार फिर से लिख देते हैं, शायद आपको स्पष्ट न दिखाई दे रहा हो। यहाँ से जो रो का मान होगा वह कितना हो जाएगा, रो का मान कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 पाई R क्यूब, इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, Q के बटे 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, कैपिटल R है तो कैपिटल R लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए रो का मान समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। रो का मान जो आपको यहाँ मिला है समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। तो रो का मान समीकरण 4 में रखने पर रख देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए E बराबर रो का मान कितना है, Q के बटे 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट है इंटू R/3, बाई 3 से कैंसिल हो जाएगा। E का मान बचेगा कितना, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अभी ऊपर क्या बचा है, Q और ये वाला R, बटे नीचे क्या बचा है, R क्यूब। ठीक है, तो ये E का जो मान आया है इसे हम लोग समीकरण नंबर कह देते हैं 5। ये जो समीकरण नंबर 5 और ये जो समीकरण नंबर 4 है, यह एक समान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोले के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। इस हेडिंग के साथ ये वाला जो चैप्टर है आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, कुमार मित्तल के बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त हो चुका है। एनसीईआरटी किताब से पढ़ेंगे तो ये आपका पहला चैप्टर टोटली समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल किस बुक से देखेंगे, कुमार मित्तल के बुक से देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुमार मित्तल के इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।